हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये भूगोल विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये देखिए भौतिक भूगोल से करवाए जा रहे हैं। भौतिक भूगोल की देखिए काफी क्लासेस में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा दिया है और ये देखिए आपकी जो भूगोल की पूरी संपूर्ण रूप से अगर देखी जाए तो 16वीं क्लास है, यानी हम लोगों ने भूगोल से 15 क्लासेस प्रैक्टिस कर ली है, जिसमें मैंने आप लोगों को 450 से अधिक प्रश्नों को प्रैक्टिस करवा दिया है। और इन प्रश्नों को देखिए मैं आप लोगों के लिए किस तरह कराता हूं, बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। तो अभी जो प्रश्न आप लोगों के प्रैक्टिस किए जा रहे हैं ये देखिए नदियों के द्वारा, हवाओं के द्वारा, हिमनद के द्वारा या भूमिगत जल के द्वारा जो महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं उनसे करवाए जा रहे हैं। और इनसे संबंधित 30 प्रश्नों को देखिए हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में उसी के आगे के और भी जो बचे हुए 30 प्रश्न हैं उनको देखना है। तो देखिए आपकी जो क्लास है देखिए संपूर्ण रूप से आपकी 16वीं क्लास है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और उसी तरीके से पहले की तरह ही प्रश्नों को प्रैक्टिस किया जाए बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन के द्वारा निर्मित प्रमुख अपर्दन स्थल रूप कौन सा है, यानी पवन के द्वारा अपर्दन से जो स्थल रूप बनता है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बालू का टीला, दूसरा दिया यारडांग, तीसरा दिया बाढ़ का मैदान और चौथा दिया डेल्टा। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पवन के द्वारा जो निर्मित प्रमुख स्थल है अपर्दन के द्वारा निर्मित, देखिए वो डेल्टा नहीं है, बाढ़ का मैदान नहीं है, बालू का टीला नहीं, बल्कि क्या है यारडांग। इसको क्या कहा जाता है, यारडांग। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि रेगिस्तान में जो तेज हवाएं हैं वो चट्टानों को क्षरित करके लंबी और संकरी पहाड़ियां बनाती हैं जिन्हें यारडांग कहा जाता है। ये पवन अपर्दन की एक विशेष रचना है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पवन द्वारा अपर्दन से बनी गहराई वाली छोटी खाई को क्या कहता है, यानी पवन के द्वारा अपर्दन से जब एक गहराई वाली छोटी खाई बन जाती है तो वो क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया ब्लो आउट, यहाँ देखिए ब्लो होल हो गया है तो क्या होगा ब्लो आउट, यानी इस तरीके से होगा। और उसके बाद ड्यून है, मोरेन है और पोलजे है। तो पवन के अपर्दन से बनी जो गहराई वाली छोटी खाई होती है उसको देखिए पोलजे नहीं कहते हैं, मोरेन नहीं कहते हैं, ड्यून नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लो आउट कहते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि जब तेज हवा किसी कमजोर स्थान की रेत को उड़ा देती है तो वहां पर क्या हो जाता है, गहरा गड्ढा बन जाता है जिसे ब्लो होल या डिफ्लेशन या ब्लो आउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए पवन के द्वारा निर्मित निक्षेपित स्थल रूप कौन से हैं, यानी पवन के द्वारा जो निक्षेपण से बने हुए स्थल रूप होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए यारडांग और ज्यूगन, दूसरा ड्यून और लोएस, तीसरा दिया गॉर्ज और वैली और चौथा दिया सर्क और एरेट। तो पवन के द्वारा निर्मित जो निक्षेपित स्थल रूप है देखिए वो सर्क और एरेट नहीं है, गॉर्ज और वैली नहीं है, यारडांग और ज्यूगन नहीं, बल्कि क्या है ड्यून और लोएस। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जब हवा की गति कम हो जाती है तो रेत व धूल कण गिरकर ड्यून यानी बालू के टीले और लोएस के मैदान बनाते हैं। ये पवन के निक्षेपण की प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया रेगिस्तान में बनने वाली लंबी रेखाकार रेत की पहाड़ियां क्या कहलाती हैं। तो जो लंबी रेखाकार रेत की पहाड़ियां होती हैं उनको देखिए क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है पैराबोलिक ड्यून, दूसरा दिया सैंड रिज, तीसरा दिया लीनियर या सीप ड्यून और चौथा दिया स्टार ड्यून। तो रेगिस्तान में बनने वाली जो लंबाकार या रेखाकार जो रेत की पहाड़ियां होती हैं देखिए वो पैराबोलिक ड्यून नहीं, वो सैंड ड्यून नहीं, स्टार ड्यून नहीं, बल्कि लीनियर या सीप ड्यून कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि जब हवाएं एक ही दिशा में लंबे समय तक चलती हैं तो वे समानांतर रेत की लकीरों के रूप में लीनियर या सीप ड्यून बनाती, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए पवन के द्वारा बनाई गई चट्टानों की मशरूम जैसी आकृति क्या कहलाती है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया यारडांग, दूसरा दिया ज्यूगन, तीसरा दिया मशरूम रॉक और तीसरा दिया ड्यून। तो पवन के द्वारा बनाई गई चट्टानों की जो मशरूम जैसी आकृति होती है उसको देखिए ड्यून नहीं, यारडांग नहीं, ज्यूगन नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, मशरूम रॉक।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि पवन का क्षरण जो है जमीन के समीप अधिक होता है, जिससे चट्टान का निचला भाग अधिक कट जाता है और ऊपरी भाग चौड़ा रह जाता है। यह मशरूम जैसी आकृति बनाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लोएस क्या है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया ज्वालामुखी राख, दूसरा दिया महीन धूल कणों का पवन निक्षेप, तीसरा दिया हिमनद निक्षेप और चौथा दिया नदी अवसाद। तो लोएस देखिए क्या है, नदी अवसाद नहीं, हिमनद निक्षेप नहीं, ज्वालामुखी शाख नहीं, बल्कि महीन धूल कणों का पवन निक्षेप। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि लोएस महीन धूल कणों का निक्षेप होता है जो हवा द्वारा दूर दूर तक उड़ाकर जमा किया जाता है, जैसे चीन का लोएस का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है ज्योगन जो है किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया है नदी क्रिया, दूसरा दिया पवन क्रिया, तीसरा दिया हिमनद क्रिया, चौथा दिया भूमिगत जल क्रिया। तो ज्योगन देखिए भूमिगत जल क्रिया से नहीं, हिमनद से नहीं, नदी से नहीं, बल्कि पवन क्रिया से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि ज्योगन तब बनते हैं जब हवा क्षैतिज रूप से विस्तारित चट्टानों को अलग अलग दर से क्षरित करती है, जिससे क्या होता है कि मेज जैसी आकृतियां बन जाती। अगला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दिया है चट्टानों का पिघलना, दूसरा दिया हवा द्वारा मिट्टी या रेत का उड़ा ले जाना, तीसरा दिया जल प्रवाह द्वारा कटाव और चौथा दिया भूकंप से धंसान। तो देखिए अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का अर्थ क्या होता है? भूकंप से धंसना नहीं, जल प्रवाह द्वारा कटाव नहीं, चट्टानों का पिघलना नहीं, बल्कि क्या होता है? हवा द्वारा मिट्टी या रेत का उड़ा ले जाना। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जब हवा ढीले कणों को सतह से उड़ाकर ले जाती है तो उस प्रक्रिया को डिफ्लेशन कहा जाता है। यह देखिए पवन के अपर्दन की एक प्रमुख क्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वायुवी या एओलियन जो है प्रक्रिया शब्द का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन दिया नदी द्वारा, दूसरा दिया हिमनद द्वारा, तीसरा दिया पवन क्रिया, चौथा दिया समुद्री क्रिया। तो देखिए वायुवी या एओलियन जो प्रक्रिया है इसका संबंध देखिए समुद्री क्रिया से नहीं, हिमनद क्रिया से नहीं, नदी क्रिया से नहीं, बल्कि किससे है? पवन की क्रिया से। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि एओलियन शब्द जो है लैटिन शब्द एओलस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हवा के देवता। इसका अर्थ होता है पवन के द्वारा स्थल रूपों का निर्माण। ठीक। अगला क्वेश्चन है पवन द्वारा निर्मित स्थल रूपों में कौन सा स्थल रूप सबसे सामान्य है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया लोइस, दूसरा दिया याडांग, तीसरा दिया है ड्यून और चौथा दिया ज्योगन। तो देखिए पवन के द्वारा निर्मित स्थल रूपों में सबसे सामान्य स्थल रूप जो है वो देखिए क्या है? लोएस नहीं है, याडांग नहीं है, ज्योगन नहीं, बल्कि क्या है? ड्यून है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि रेगिस्तानों में पवन के द्वारा जो रेत के निक्षेप से बने बालू के टीले हैं वो सामान्य स्थल रूप हैं, जिनका आकार और दिशा हवा पर निर्भर करता है और इसी को क्या कहते हैं? ड्यून का। देखिए अगला क्वेश्चन है अपक्षय का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन दिया है देखिए भूकंप, दूसरा दिया जलवायु के घटक, तीसरा दिया ज्वालामुखी क्रिया और चौथा दिया वनों की वृद्धि। तो अपक्षय का जो मुख्य कारण है देखिए वनों की वृद्धि नहीं है, ज्वालामुखी क्रिया नहीं है, भूकंप नहीं, बल्कि क्या है? जलवायु के घटक। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अपक्षय जो है चट्टानों का स्थानीय विघटन है जो तापमान, वर्षा, वायु, हिम, नमी आदि जलवायु तत्वों के प्रभाव से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया तापमान के उतार चढ़ाव से होती है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया भौतिक अपक्षय, दूसरा दिया रासायनिक अपक्षय, तीसरा दिया जैविक अपक्षय, चौथा दिया यांत्रिक अपरदन। तो अपक्षय की वह प्रक्रिया जो तापमान के उतार चढ़ाव से होती है वो देखिए यांत्रिक अपरदन, जैविक अपक्षय नहीं, रासायनिक अपक्षय नहीं, बल्कि भौतिक अपक्षय है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि तापमान में परिवर्तन से चट्टानें फैलती और सिकुड़ती हैं, जिससे उनमें दरारें पड़ती हैं, इसे भौतिक अपक्षय कहते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है, पानी द्वारा चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन किस प्रक्रिया से होता है? तो देखिए, पहला दिया है जल क्रिया, दूसरा दिया ऑक्सीकरण, तीसरा दिया घूलन और चौथा दिया उपरोक्त सभी। तो पानी द्वारा चट्टानों में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, देखिए वो जल क्रिया भी द्वारा होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा भी होता है, घूलन के द्वारा, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा आपका? डी। सही क्या है? डी। देखिए आंसर है डी। व्याख्या क्या होगा कि पानी चट्टानों के खनिजों के साथ क्रिया करके उन्हें घुला, ऑक्सीकरण या हाइड्रेशन द्वारा बदल देता है। ये सभी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, पानी में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा चट्टानों का जो अपघटन है वो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया ऑक्सीकरण, दूसरा दिया कार्बनीकरण, तीसरा दिया जल क्रिया, चौथा दिया वाष्पीकरण। तो पानी में घुलकर जो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है, देखिए वाष्पीकरण नहीं, जल क्रिया नहीं, ऑक्सीकरण नहीं, बल्कि क्या होता है? कार्बनीकरण। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है आपका? बी। व्याख्या क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं, जो चूना पत्थर जैसी चट्टानों को घुला देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन जैविक अपक्षय का उदाहरण है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है जड़ों द्वारा चट्टान तोड़ना, दूसरा है तापमान के कारण फैलना, तीसरा है ऑक्सीकरण और चौथा दिया जल द्वारा घुलन। तो जैविक अपक्षय का उदाहरण देखिए, जल द्वारा घुलन नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं है, तापमान के कारण फैलना नहीं, बल्कि क्या है? जड़ों के द्वारा चट्टानों को तोड़ना। यानी किसी चट्टान में जब जड़ें उसकी दरारों में पहुंच जाती हैं तो फैल के उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि पेड़ों की जड़ें जो है चट्टानों की दरारों में प्रवेश करके उन्हें तोड़ देती हैं। यह जैविक अपक्षय का प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अपरदन और अपक्षय में मुख्य अंतर क्या है? तो पहला ऑप्शन देखिए दोनों समान है, दूसरा क्या है कि अपक्षय स्थान पर होता है और अपरदन में सामग्री हट जाती है, तीसरा दिया अपरदन रासायनिक प्रक्रिया है और चौथा अपक्षय केवल हवा से होता है। तो अपरदन और अपक्षय में जो मुख्य अंतर है वो देखिए, अपक्षय केवल हवा से होता है, नहीं, ये गलत। अपरदन रासायनिक प्रक्रिया, ये भी गलत। दोनों समान है, ये भी गलत। बल्कि क्या होता है? अपक्षय स्थान पर होता है और अपरदन में सामग्री हट जाती है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अपक्षय जो है चट्टान का स्थानीय विघटन है, जबकि अपरदन में अपक्षयित पदार्थ हवा, पानी या बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिक अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होती है? पहला ऑप्शन देखिए दिया है जमना और पिघलना, दूसरा दिया तापीय प्रसार संकुचन, तीसरा दिया जैविक क्रिया और चौथा दिया रासायनिक घुलन। तो भौतिक अपक्षय की जो प्रक्रिया देखिए शुष्क क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होती है, और रासायनिक घुलन नहीं है, जैविक क्रिया नहीं है, जमना पिघलना नहीं, बल्कि तापीय प्रसार संकुचन है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि शुष्क क्षेत्रों में दिन रात के तापमान में अत्यधिक अंतर होता है, जिससे चट्टानें बार बार फैलती और सिकुड़ती हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पानी के जमने और पिघलने से चट्टान के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जब पानी जमता है या पिघलता है तो उससे चट्टानें टूटती हैं, तो उसको देखिए क्या कहा जाता है? पहला दिया फ्रॉस्ट एक्शन, दूसरा दिया कार्बनीकरण, तीसरा दिया ऑक्सीकरण, चौथा दिया सॉल्यूशन। तो जब पानी के जमने और पिघलने से जो कोई चट्टान टूटती है तो उसको देखिए सॉल्यूशन नहीं कहा जाता, ऑक्सीकरण नहीं कहा जाता है, कार्बनीकरण नहीं, बल्कि फ्रॉस्ट एक्शन कहा जाता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब पानी दरारों में जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, जिससे चट्टानें फट जाती हैं और ये क्या कहलाती है? फ्रॉस्ट एक्शन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है लौह युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? यानी लौह युक्त जो खनिज होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है तो किस प्रकार का है? तो पहला देखिए दिया भौतिक अपक्षय, दूसरा दिया रासायनिक अपक्षय, तीसरा दिया जैविक अपक्षय और चौथा दिया यांत्रिक अपरदन। तो जो भी लौह युक्त खनिज होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण होता है वो देखिए यांत्रिक अपरदन नहीं है, जैविक अपक्षय नहीं है, भौतिक अपक्षय नहीं, बल्कि क्या है? रासायनिक अपक्षय। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी।
देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि लौह खनिज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसमें क्या करते हैं, एक जंग बनाते हैं, और यह रासायनिक अपक्षय का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी जंग कैसे होती है, रासायनिक अपक्षय के द्वारा। अगला क्वेश्चन किया है अपक्षय की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव डालती है। यानी अपक्षय की प्रक्रिया से पृथ्वी की सतह पर क्या होता है। तो पहला देखिए दिया सतह को ऊंचा बनाती है, दूसरा दिया स्थल रूपों का निर्माण और क्षरण करती है, तीसरा दिया नए पर्वत बनाती है, और चौथा दिया ज्वालामुखी बनाती है। तो अपक्षय की प्रक्रिया देखिए पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी नहीं बनाती है, नए पर्वत नहीं बनाती, सतह को ऊंचा बना बल्कि स्थल रूपों का निर्माण और क्षरण करती है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि अपक्षय जो है चट्टानों को तोड़कर उन्हें परिवर्तित करता है, जिससे नए स्थल रूप बनते हैं और पुराने धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अपवाह प्रतिरूप का निर्माण किन पर निर्भर करता है। तो पहला देखिए दिया है स्थलाकृति और चट्टान की प्रकृति, दूसरा दिया है जलवायु, तीसरा दिया वनस्पति, और चौथा दिया जल की मात्रा। तो कोई भी देखिए अपवाह प्रतिरूप जो निर्भर होता है वो देखिए जल की मात्रा पर नहीं, वनस्पति पर नहीं, जलवायु पर नहीं, बल्कि स्थलाकृति और चट्टान की प्रकृति पर। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अपवाह प्रतिरूप जो है किसी क्षेत्र की भू आकृति, ढाल और चट्टान की संरचना पर निर्भर करता है, जिससे क्या होता है कि नदियों की दिशा और प्रवाह निर्धारित होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार की चट्टानों पर बनता है। तो पहला ऑप्शन देखिए समान रूप से कठोर चट्टानें, दूसरा दिया तहदार चट्टानें, तीसरा दिया गुंबदाकार संरचना वाली, या चौथा है भ्रंश क्षेत्र। तो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप जो बनता है देखिए भ्रंश क्षेत्र पर नहीं, गुंबदाकार संरचना पर नहीं, तहदार चट्टानों पर नहीं, बल्कि समान रूप से कठोर चट्टानों पर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि जब क्षेत्र की चट्टानें समान रूप से कठोर होती हैं और ढाल समान होती है, तब नदियां क्या करती हैं कि पेड़ की शाखाओं जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे क्या कहता है, डेंड्राइटिक पैटर्न, यानी वृक्षाकार पैटर्न। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। तो पहला देखिए दिया है भ्रंशित या तहजार क्षेत्र में, दूसरा दिया समतल मैदान में, तीसरा दिया ज्वालामुखी क्षेत्र में, और चौथा दिया है तटवर्ती तटीय क्षेत्र में। तो जालीनुमा जो अपवाह प्रतिरूप होता है देखिए वो तटीय क्षेत्र में नहीं, ज्वालामुखी क्षेत्र में नहीं, समतल मैदान में नहीं, भ्रंशित या तहदार क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का भी देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि ट्रेलिस पैटर्न तब बनता है जब मुख्य नदी कठोर चट्टानों की घाटियों से बहती है और सहायक नदियां समकोण पर उससे जुड़ती हैं। यह तहदार पर्वतीय क्षेत्रों की खास करके विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया अरीय अपवाह प्रतिरूप किस स्थल रूप से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गुंबदागार पर्वत, तीसरा दिया बेसिन, चौथा दिया है, तीसरा दिया पठार, चौथा दिया घाटी। तो आरी अपवाह प्रतिरूप जो होता है जिसको हम लोग रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, तो ये देखिए घाटी से नहीं, पठार से नहीं, बेसिन से नहीं, बल्कि किसी गुंबदागार पर्वत से होता है। इस क्वेश्चन का भी देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि जब कोई ऊंचा केंद्र जैसे ज्वालामुखी शंकु या गुंबदाकार पर्वत, तो नदियां क्या होती हैं उसके चारों ओर ढलान की दिशा में बहती है, जैसे इस तरीके से होता है। देखिए तो नदियां क्या होती हैं कि चारों तरफ ढलान के रूप में इधर उधर ऐसे ऐसे बह जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेडियल या वृक्षाकार पैटर्न। ठीक, आरी प्रतिरूप। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए केंद्राभिमुख अपवाह प्रतिरूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं, यानी केंद्राभिमुख जो अपवाह प्रतिरूप होता है नदियां कैसे बहती हैं। तो पहला देखिए दिया है केंद्र की ओर, दूसरा दिया केंद्र से बाहर, तीसरा दिया समानांतर, और चौथा दिया समकोण पर। तो केंद्राभिमुख अपवाह प्रतिरूप में जो नदियां हैं वो देखिए समकोण पर नहीं, समानांतर पर नहीं, केंद्र से बाहर नहीं, बल्कि केंद्र की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि इस प्रकार के पैटर्न में नदियां किसी नीची भूमि या बेसिन के केंद्र की ओर बहती हैं, जैसे राजस्थान की सांभर झील की जो नदियां हैं वो देखिए इसी तरीके से बहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है समानांतर अपवाह प्रतिरूप का निर्माण कब होता है। तो
पहला देखिए दिया है, स्थल की ढाल जब समानांतर होती है, चट्टानें भ्रंशित होती हैं, पहाड़ के चारों ओर बहाव होता है, बेसिन में नदियां मिलती हैं। तो समानांतर अपवाह प्रतिरूप देखिए, बेसिन में जब नदियां मिलती हैं तब नहीं, पहाड़ के चारों ओर बहाव होता है तब नहीं, चट्टानें भ्रंशित होते हैं तब नहीं, बल्कि स्थल की ढाल जब समानांतर होती है तब। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब क्षेत्र की ढाल समान होती है तो नदियां लगभग एक ही दिशा में समानांतर बहती हैं, इसे पैरेलल पैटर्न कहा जाता है। ठीक, समानांतर अपवाह प्रतिरूप। देखिए अगला क्वेश्चन है, आयताकार अपवाह प्रतिरूप की पहचान क्या है। पहला देखिए ऑप्शन दिया है, नदियां जब समकोण पर मिलती हैं, नदियां जब समानांतर बहती हैं, केंद्र की ओर बहाव होता है, शाखाओं जैसी आकृति होती है तब। तो देखिए आयताकार अपवाह प्रतिरूप तब होता है जब शाखाओं जैसी आकृति नहीं, केंद्र की ओर बहाव नहीं, नदियां जब समांतर बहती हैं तब नहीं, बल्कि क्या होता है जब नदियां समकोण पर मिलती हैं तब क्या होता है, आयताकार अपवाह प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। तो यही इसकी पहचान है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जब क्षेत्र की चट्टानें भ्रंशों और दरारों से कटी होती हैं तो नदियां क्या होती हैं, समकोण पर मुड़ती हैं। यह रेक्टेंगुलर पैटर्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वलयाकार अपवाह प्रतिरूप कहां पर विकसित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया दिया गुंबदाकार संरचना में, दूसरा दिया बेसिन में, तीसरा दिया भ्रंश क्षेत्र में और चौथा दिया पठार क्षेत्र में। तो वलयाकार जो अपवाह प्रतिरूप होता है देखिए वो पठार क्षेत्र में नहीं, भ्रंश क्षेत्र में नहीं, बेसिन में नहीं, बल्कि गुंबदाकार संरचना में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि जब चट्टानों में गोलाकार तहें होती हैं तो नदियां इन तहों के साथ साथ वृत्ताकार रूप में बहती हैं, इसे ही एनुलर पैटर्न कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखिए, पुनर्योजित अपवाह प्रतिरूप किस कारण से बनता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए भूमि के उत्थान, दूसरा दिया भूमि के अवसादन, तीसरा दिया नदियों का सूखना, चौथा दिया जलवायु परिवर्तन। तो पुनर्योजित जो अपवाह प्रतिरूप है देखिए जलवायु परिवर्तन से नहीं, नदियों के सूखने से नहीं, नदियों के अवसादन से नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान से होता है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि जब भूमि ऊपर उठ जाती है तो नदियां क्या होती हैं, पुनः ऊर्जावान होकर पुराने तल को काटती हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, पुनर्योजित अपवाह प्रतिरूप। ठीक, अब देखिए इस क्लास का आपका अंतिम प्रश्न, और वो प्रश्न देखिए क्या है, 60वां प्रश्न कि भारत की कौन सी नदी प्रणाली जो है वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। तो भारत की वह नदी जो वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण देखिए कौन सी है। तो पहला दिया गंगा नदी प्रणाली, दूसरा दिया नर्मदा नदी प्रणाली, तीसरा दिया महानदी प्रणाली और चौथा दिया गोदावरी नदी प्रणाली। तो भारत की वह नदी प्रणाली जो वृक्षाकार प्रतिरूप धारण करती है देखिए गोदावरी नदी नहीं, महानदी नहीं, नर्मदा नहीं, बल्कि गंगा नदी प्रणाली की जो है वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं वह समतल और समान ढाल वाले क्षेत्रों में बहती हैं, जिससे क्या होता है, डेंड्राइटिक प्रतिरूप बनता है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आज की क्लास में भी हम लोगों ने देखिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या की तरह बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया, और मैंने आप लोगों को देखिए अपने तरीके से इनको सही तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को लगता है कि किसी भी ऑप्शन में, किसी भी प्रश्न के जो है व्याख्या में अगर कोई डाउट है, कोई समस्या समझ में आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको देखूंगा। अगर उसमें कोई भी सुधार करना होगा तो जरूर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।